आज की कहानी का शीर्षक है एक विदाई ऐसी भी। देखते देखते समय कितना आगे बढ़ गया था, किंतु आशा आज भी जिंदगी के उसी मुहाने पर खड़ी थी जहां हेमंत उसे छोड़ गया था। उसकी आंखों से अश्क की बूंदें टपक कर गालों पर लुढ़कती उससे पहले ही उसके अवचेतन मन ने उसके हाथों की उंगलियों को आदेश देकर आंसू साफ करवा दिए। आखिर अवचेतन मन कैसे एक ही दुख के लिए सालों से ये देख सकता था। हेमंत के उसके जीवन के चले जाने का दुख उसके लिए इतना बड़ा था कि उसके बाद ईश्वर उसे अन्य कोई दुख ही नहीं दे पाया। कदाचित इसलिए उसके जीवन में जीवन साथी के अतिरिक्त अन्य कोई कमी नहीं थी। जिसके संबोधन में ही जीवन जुड़ा हो, उसके बिना जीवन की कल्पना करना ही होश उड़ा देता है। आशा पिछले 10 सालों से यही जिंदगी जी रही थी। उसके लिए जीना अपनी ही लाश को अपने कांधों पर ढोने जैसा था। अपनी लाश को अपने कांधों पर वे इंसान ढोता है जो अपने वास्तविक मनोभाव को प्रकट ना कर कर जीवन के रंगमंच पर किसी अन्य का किरदार निभाने को मजबूर होता है। आशा सालों से यही तो कर रही थी। उसका जीवन शब्द और परी के इर्द गिर्द सिमट कर रह गया था। परी याद आते ही उसे बहुत कुछ याद आ गया। परी मात्र 4 वर्ष की ही तो थी, कितनी बड़ी हो गई है अब। हेमंत के दुनिया से विदा होने की खबर सुनकर उसके जहन में सबसे पहले सवाल यही तो आया था, हे ईश्वर, नन्ही सी परी को कैसे संभालेगी वह। परी एक पल के लिए भी हेमंत से दूर होने पर आसमान सर पर उठा लेती थी। शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक परी आशा के आसपास भी नहीं फटकती थी। उसे पढ़ाई भी हेमंत करवाया करता था। कभी कभी हेमंत से ईर्ष्या भी होती थी। वह बाप होकर भी परी की माँ बन गया था, वह माँ होकर भी परी की माँ नहीं बन पाई। कहते हैं ना, कभी कभी खुद को खुद की ही नजर लग जाती है। तभी तो एक दिन बैठक में रखे फोन पर आई घंटी ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। यह फोन उसके देवर नीलेश का था। वे दहाड़े मारकर रो रहा था। तीर रुदन के आगे वाक्य खो गए थे। आशा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी उधर से बर्फ सा ठंडा अनजान स्वर टकराया। मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। आपके घर के एक सदस्य हेमंत की सड़क एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। उनके मोबाइल से इनके मोबाइल में लास्ट कॉल देकर इन्हें बुलाया था, पर ये तो खुद को नहीं संभाल पा रहे। आप प्लीज आकर बॉडी ले जाइए। सामने वाली लड़की ने फोन काट दिया था। अभी भी आशा के कानों में नीलेश का रुदन और लड़की की ठंडी आवाज गूंज रही थी। 2 घंटे पहले ही तो हेमंत सही सलामत ऑफिस के लिए रवाना हुआ था। वे शव में कैसे बदल सकता है? नहीं, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। नीलेश ने किसी और लाश को अपना बड़ा भाई मान लिया होगा। हेमंत नहीं मर सकते। मेरी तो बात ही अलग है। परी 7 बजे के बाद उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। वह इन विचारों में खोई हुई अभी भी फोन को हाथ में लिए खड़ी थी कि दरवाजे पर भीड़ जमनी आरंभ हो गई। छोटा सा ही तो था अमरपुर। एक कान से दूसरे कान तक खबर पहुंचते हुए जंगल में आग की तरह यह खबर फैल चुकी थी। घर में उसकी चाची सास ने प्रवेश किया था, जो उसके घर से 100 मीटर की दूरी पर ही रहते थे। फोन हाथ में लिए आशा को खड़ा देख वे उसे शीघ्रता से भीतर ले गई। घर में मौत हुई थी, वे भी आशा के पति की। गांव वालों के सामने यूं संवेदनहीन खड़े रहना भी अच्छा नहीं लगता था। आज आशा को वह दिन याद करके हंसी आ गई। कैसे विचार शून्य हो गई थी वह उस दिन। हेमंत
निर्जीव रूप में घर में प्रवेश कर चुका था, किंतु वह अभी भी परी को याद कर रही थी, शब्द को याद कर रही थी। विचार शून्यता में ही हेमंत नई डगर की तरफ विदा हो चुका था, उस डगर पर जहां से कोई लौट कर नहीं आता। उसे एहसास हुआ तब तक हेमंत की निर्जीव देह भी घर से विदा ले चुकी थी। अब वे जिंदा हेमंत को नहीं, उसके शव को ही एक बार, अंतिम बार देखने के लिए विलाप कर रही थी। परी ने एक बार भी हेमंत को याद नहीं किया। वह रात को चुपचाप आशा के पास सो गई। अब वह उदास रहने लगी थी, कम बोलती थी, पर उसने आसमान सर पर नहीं उठाया। आशा हेमंत के जाने के दुख से दुखी होने की स्थान पर इस बात से खुश थी कि परी ने हेमंत के बिना जीना सीख लिया है। धीरे धीरे परी ठीक हो गई थी, वैसे ही जैसे पहले हंसती मुस्कुराती रहती थी। आशा भी सामान्य हो गई थी इस विचार के साथ कि जब परी हेमंत के बिना जीना सीख गई है तो वे क्यों नहीं सीख सकती। उसकी लंबी रातें आंसुओं में कटती थी, किंतु दिन में वह खुश रहती। कभी उदासी घेर भी लेती तो शब्द और परी को देखकर खुश हो जाती। नीलेश भैया का इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया था और वे नौकरी के लिए मुंबई चले गए। पीछे वह मम्मी पापा के साथ रह गई थी, हेमंत के मम्मी पापा, जिन्होंने उसे पलकों पर बैठाकर रखा था। मम्मी जब तब हेमंत को याद कर कर रो पड़ती। आशा ही तो थी जो उन्हें संभाल सकती थी। बस इस रिश्ते में भी उसे हेमंत को याद करके दुखी होने का अधिकार नहीं था। उसे इसके लिए सबसे सही स्थान अपने कमरे का तकिया ही लगता था, जिसके नीचे सिर रखकर वे घंटों रो सकती थी। परी और शब्द एक साथ सोने लगे थे, इसलिए कि कहीं अपने पापा को याद करके डर ना जाए। उसे डर नहीं लग सकता था, क्योंकि हेमंत जाकर भी उसके साथ ही था। बाहर से शब्द की आवाज आई तो आशा 10 वर्ष पहले की दुनिया से निकलकर बाहर आ गई। मम्मी, मम्मी खाना डाल दो ना, भूख लग गई है। आशा विचारों की डायरी का पन्ना मोड़कर रसोई घर में आ गई। यहाँ थाली परोसते हुए दूसरे विचार जहन के तल पर उमड़ घुमड़ करने लगे। अपने पापा की तरह कितना कम बोलता है शब्द, देखने में भी उन्हीं की तरह लगता है। उसने कभी अपने पापा को याद ही नहीं किया। परी तो फिर भी बढ़ते समय के साथ साथ उससे पूछा करती है। मम्मी, दादी माँ बता रही थी कि एक बार मैं पापा के बाहर जाने पर बीमार हो गई थी, क्या ये सच है? आशा उसके सिर पर हाथ फेरकर हामी भरने के लिए सिर हिलाती तो परी हंस कर कह देती, कितनी पागल थी ना मैं भी बचपन में। आशा हंसकर रह जाती। शब्द ने तो इस तरह की कभी अपने पापा को याद नहीं किया। शब्द उस समय 8 वर्ष का था, ना जाने उसे अपने पापा के साथ बिताया हुआ समय याद है भी या नहीं। वह पापा से ज्यादा जुड़ा नहीं था, वास्तव में वह आज भी किसी से ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है। अपनी पढ़ाई और अपने कमरे में व्यस्त रहता है। कभी कभी मम्मी झुंझलाकर उसे पत्थर कह देती थी, तब भी वह प्रतिक्रिया नहीं देता, गर्दन झुकाकर बाहर निकल जाता है। शब्द सीए की तैयारी कर रहा था और रायपुर रहकर आर्टिकलशिप कर रहा था। आज वह छुट्टी में ही आया हुआ था। जब से शब्द रायपुर रहने लगा था, आशा ने उसमें बदलाव महसूस किया था। अब वह बोलने लगा था, कम बोलता था, किंतु अब गूंगा नहीं लगता था। वह कमरे में आ गई। फिर एक बार हेमंत की यादों रूपी डायरी उसके हाथों में थी। हेमंत को वह एक दिन के लिए भी नहीं भूली थी, किंतु हर किसी को लगता था कि वह विधवा है,
या सधवा किसी को पहचान में नहीं आ रहा था। मम्मी पापा उसे अब इस घर की बेटी बताने लगे थे। वे उसके लिए लड़का भी तलाश कर रहे थे। ये तलाश हेमंत की मौत के समय बहुत तेज गति से हुई थी, किंतु तब कोई लड़का मिला ही नहीं था। अब यदा कदा उसके दूसरे विवाह की चर्चा उठती तो उसे ही नहीं सबको मजाक लगती थी। विधवा होने के इतने वर्ष बाद, 18 वर्ष का बेटा होने के बाद शादी। जिस तरह कहीं से लहर आती वैसे ही लौट जाती। आशा की जिंदगी में जो सूनापन था वह कम नहीं हुआ था। रात को आज भी वे घंटों रोती थी, जैसे ये उसकी दिनचर्या का एक भाग हो। अगर वे ऐसा नहीं करती तो सो ही नहीं पाती थी। उसने बहुत बार खुद को समझाया कि वे एक ही दुख के लिए इतना दुखी नहीं हुआ जाता, किंतु उसके समझ में आकर भी कुछ समझ में नहीं आता। समय के साथ उसे अकेले जीने की आदत हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा हो ही नहीं पाया। पहले वे बच्चों में व्यस्त रहती थी, अब बच्चे खुद में व्यस्त हो गए थे। परी भी दिन भर पढ़ाई, ट्यूशन आदि के लिए बाहर रहती थी। कुछ दिन बाद वे पढ़ने के लिए रायपुर चली जाएगी, ये भी आशा जानती थी। दिन तो अभी भी उसका बीत जाता था, किंतु रातें रबड़ सी खींची होती थी। आज उसके रुदन में सिसकियां आ गई थी, जो रात में बाथरूम जाने के लिए उठे शब्द के कानों में चली गई। वह कमरे के भीतर चला आया, जिसके दरवाजे पर ना जाने कैसे उस दिन वह कुंडी लगाना भूल गई थी। अपनी मम्मी को पापा की तस्वीर से लिपट कर रोते देख शब्द चुपचाप लौट गया। उस दिन वह पहली बार अपने कमरे में आकर भी जी भर कर रोया। पापा को याद करके नहीं, मम्मी के अकेलेपन को देखकर। वह इसका समाधान निकालना चाहता था। कुछ वर्ष पहले तक घर में उसने बहुत बार मम्मी के दूसरे विवाह की चर्चाएं सुनी थी, किंतु तब वह बहुत छोटा था। उसे बहुत गुस्सा आया करता था, ये सोचकर उसका घर बदल दिया जाएगा, ये सोचकर भी कि मम्मी के लिए हम ज्यादा जरूरी हैं, वो दूसरी शादी कैसे कर सकती हैं। आज उसकी इस सोच का स्तर बदल गया था। अब तो वह बड़ा हो गया था, उसे संभालने के लिए उसकी माँ का उसके पास होना आवश्यक नहीं था। यूं भी उसका मन इसी छोटे से गांव में ही लगता था। उसके चाचा मुंबई से लंदन पहुंच गए थे। उसके दादा ने उसे कभी पिता की कमी महसूस ही नहीं होने दी थी। वह बहुत असहज हो गया था, मगर उसने एक गंभीर निर्णय ले लिया था। तो शब्द ने क्या निर्णय लिया, ये हम कहानी के दूसरे और अंतिम भाग में जानने का प्रयास करेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। आप तो जानते ही हैं, इसे लिखा है बबीता कोमल जी ने, आवाज दी है मैंने यानी सिमरदीप कौर ने। हमें पूरा यकीन है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और आप इसके दूसरे भाग के इंतजार में वैसे ही हैं जैसे हम। जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।